everyone, this is Monica Dua, your geography faculty. Welcome to सफल बैच। तो कैसे हैं आप सभी? Hope everyone is totally fine। तो जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि चैप्टर के एंड होने के बाद हम लोग एक रिवीजन टेस्ट करेंगे इस चैप्टर का, जो कि बेस्ड होगा आपका सीयूईटी एग्जाम पैटर्न बेस्ड। मैंने आप सभी को बताया था कि सीयूईटी के जो पेपर में क्वेश्चंस रहेंगे आपके ज्योग्राफी डोमेन के, वो काफी वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। सीधा डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके स्टैटिक होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो आज की जो ये रिवीजन टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस रिवीजन टेस्ट सीरीज में हमने जो अभी अपना चैप्टर कंप्लीट किया है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन, उसी के ही हम लोग रिवीजन क्वेश्चन करेंगे एंड दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न, जो कि हम लोग अपने सीयूईटी एग्जाम पैटर्न के बेस पर करने वाले हैं। सो आर यू रेडी फॉर द सेशन? लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो रहेगा हमारा सेशन, उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कुछ स्टैटिक, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे हमारे असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, और एट द एंड हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। एक शॉर्ट समरी देके मैं आपको इस चैप्टर को कंक्लूड कर दूंगी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई वांट कि एवरी जो स्टूडेंट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स दे, ठीक है। सो मैं जो है क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोगों को कुछ एक सेकेंड्स का टाइम दूंगी एंड आई वांट एवरीवन आंसर इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि जितने ज्यादा आप आंसर देने की कोशिश करोगे, ठीक है, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। रीजन ये है कि आपको आधी चीजें तो ऐसे ही याद हो जाएंगी, और आई बेट यू कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके डायरेक्ट इन्हीं में से पेपर में भी रहेंगे। सो स्टे ट्यून। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंडियाज प्रेजेंट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011? 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो है हमारा अभी एट प्रेजेंट इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, हमें बतानी है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज 9 to 1 million, नेक्स्ट ऑप्शन इज 1 to 10 million, नेक्स्ट ऑप्शन इज 1390 million, और नेक्स्ट ऑप्शन इज 1610 million। सो बताइए मुझे, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूं। फटाफट से बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा, देन मैं नेक्स्ट स्लाइड पर इसका करेक्ट आंसर लिखने वाली हूं। तो बताइए, एट प्रेजेंट इंडिया की टोटल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 कौन सी है, आपको बताना है। 1 to 10 million, 1390 million, 9 to 1 million और 1610 million। गिव मी आंसर फास्ट इन कमेंट सेक्शन। जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, ठीक है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल तो है नहीं, आप फटाक से आंसर दे सकते हो मेरे पास, ठीक है। सो आई वांट हर एक का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनफैक्ट आपकी बुक के इस चैप्टर की फर्स्ट या सेकेंड लाइन ही है ये। तो चलिए, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। वेल, क्या लगता है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर 1 to 10 million, यानी एट प्रेजेंट इंडिया की जो पॉपुलेशन है एट प्रेजेंट, ठीक है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 1 to 10 million। कितनी है? 1 to 10 million, ठीक है, आपको पता ही होगा। क्लियर? आप इस डेटा को याद रखना। मैंने आपको बताया भी था, हमारे इंडिया में 2011 के बाद सेंसस जो है 2021 में होनी थी, बिकॉज ऑफ कोविड इस सेंसस को जो है 23-24 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। सो हमारे पास डेटा नहीं है। वी हैव टू फॉलो द ऑफिशियल डेटा एज पर सेंसस 2011। तो उसके अकॉर्डिंग अभी एट प्रेजेंट इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज 1 to 10 million, ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन था। लेट्स सी, व्हेन वाज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? हमारे इंडिया में पहली बार, सेंसस का मतलब होता है पॉपुलेशन काउंटिंग, आई टोल्ड यू, पहली बार हमारे इंडिया में पॉपुलेशन काउंटिंग कौन से साल में हुई थी? फर्स्ट इज 1881,
क्वेश्चन ना ध्यान से पढ़ना, इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। उसने आपसे फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्शन पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट इज 1881, सेकेंड इज 1878, नेक्स्ट इज 1861, थर्ड इज 1872। तो देखो गाइस, फटाफट से आप इसका आंसर दो, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। रीजन, क्योंकि क्वेश्चन में आप कई बच्चे अब यहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज को लेकर दो चीजें हैं, एक तो फर्स्ट सेंसस है और एक फर्स्ट कंप्लीट सेंसस है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद मुझे आप आंसर दोगे। दीजिए फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर, क्या आंसर जाना चाहिए। हमारे इंडिया में पहली बार पॉपुलेशन सेंसस कब हुई थी, मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग ऑफिशियली हमारे इंडिया में पहली बार कौन से साल में हुई थी। आई गेस ये जो सीरीज है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए ही अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चन लिखा बेशक इंग्लिश में है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन को प्रॉपर हिंदी में भी बोल रही हूं। तो मैं चाहती हूं कि इसमें कोई मीडियम का एक बैरियर ना रहे और सभी इसका आंसर करें, चाहे वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो। तो बताइए क्या जाना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। हमारे इंडिया में पहली बार पॉपुलेशन सेंसस कब हुई थी, तो चलिए देखते हैं इसका जो करेक्ट जाएगा आंसर, दैट इज 1872। देखो अब आप सोचोगे कि मैम 1872 1881 भी तो हो सकता है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन काउंटिंग तो 1881 में भी हुई थी। तो चलो मैं आपको बताती हूं। देखो हमारे इंडिया में ना, उसने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमारे इंडिया में पहली बार पॉपुलेशन काउंटिंग कब हुई है। उसमें उसने ये नहीं पूछा कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस, ठीक है, उसने सिंपल पूछा है फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस। तो अगर वो फर्स्ट पूछ रहा है तो भाई पहले नंबर में तो 72 में हुई है ना, तो हम लोग बात याद रखेंगे कि 1872 में हमारे इंडिया में फर्स्ट जो है पॉपुलेशन सेंसस हुई है। यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। देखो जब 1872 में जब हमारे इंडिया में 1872 में जब हमारे इंडिया में पहली बार पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी, उस टाइम पर इंडिया के वाइसराय, क्योंकि आपको पता ही है उस टाइम पे इंडिया के वाइसराय हुआ करते थे, है ना, डायरेक्टर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी वो चेंज हो गई थी, है ना। तो वाइसराय ऑफ इंडिया जो थे वो कौन थे, मैंने आपसे पहले भी इसका पूछा था क्वेश्चन का आंसर, तो वो थे हमारे लॉर्ड, कौन थे, मायो, ठीक है, ओके। उसके अलावा जब 1881 में हमारे इंडिया में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुई थी, कब हुई थी फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। कंप्लीट सेंसस का मतलब समझते हैं ना, कंप्लीट सेंसस का मतलब है पूरी तरीके से जनगणना जो हुई थी। उस टाइम पे हमारे इंडिया के वाइसराय कौन थे, तो उस टाइम पे इंडिया के वाइसराय थे लॉर्ड रिपन। कौन थे, लॉर्ड रिपन। तो आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है, लॉर्ड मायो एंड लॉर्ड रिपन। क्लियर क्लियर। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये तो हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहा है। तो देखो भाई मैंने आपको पहले ही बताया है, ज्योग्राफी पर्टिकुलरली एक चीज से कनेक्टेड नहीं है, और क्योंकि आप लोग डोमेन की तो तैयारी कर ही रहे हो, लेकिन आपको पता है आपको जनरल टेस्ट भी देना होगा, और जनरल टेस्ट में जीके भी आएगी, एंड जीके इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर्स। तो क्वेश्चन तो भाई देखो कहीं से भी बन सकता है, और सबसे बड़ी बात है नॉलेज जितनी भी ले लो उतनी कम है ना। तो क्यों ना चीजों को कनेक्टिविटी करते हुए चले। क्लियर, ओके, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। विच सीक्वेंस इज, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे। विच सीक्वेंस इज करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स, ठीक है, एज पर मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। मतलब आपको ये बताना है हमारे इंडिया में मोस्ट पॉपुलर स्टेट डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, कौन से स्टेट की है, मतलब कौन से स्टेट सबसे पहले आएंगे जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर उससे कम। तो बताइए क्या जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। सेकेंड इज यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। थर्ड इज यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। तो बताइए क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत बार कराया भी है मैंने कि हमारे इंडिया में जो है
सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट की है, उसके बाद कौन सा स्टेट है और उसके बाद कौन सा स्टेट है, जल्दी से बताइए। आई एम गेटिंग लिटिल बिट साइड, मैं थोड़ा सा साइड हो रही हूं सो दैट कि आपको अच्छे से पता चल सके। तो बताइए क्या जाएगा करेक्ट आंसर? यस, वेल द करेक्ट आंसर इज, आपको पता ही है हमारे इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो किसकी है? यूपी की है। फिर आपका क्या है? महाराष्ट्र। फिर आपका क्या है? बिहार। एंड देन आपका क्या है? वेस्ट बंगाल। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज दिस। इसके अलावा भी मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या कि इंडिया में वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में रहती है, यानी वर्ल्ड्स टोटल, नहीं ऐसा लिखेंगे हम इसको 17% ऑफ, ऐसा करके लिखेंगे वो बेटर रहेगा अच्छे से। क्या लिखेंगे हम लोग? 17% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन लिव इन इंडिया। हमारे इंडिया में वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17% हमारे इंडिया में रहता है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर मैं यूपी और महाराष्ट्र की जो हमारे जो दो मोस्ट पॉपुलर स्टेट है ना, यूपी एंड महाराष्ट्र, अगर मैं इन दोनों की पॉपुलेशन को मर्ज कर दूं, ठीक है, तो वो किसकी पॉपुलेशन से ज्यादा है? यूपी प्लस महाराष्ट्र पॉपुलेशन, बताया भी था आपको, यूएस की पॉपुलेशन से ज्यादा है, यूएस से पॉपुलेशन बताया था। और साथ ही साथ एक चीज और भी बताई थी कि अगर मैं अकेले खाली यूपी की पॉपुलेशन को ले लूं, ओनली यूपी, तो हमारी 3 जो है कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो मतलब अकेले यूपी की पॉपुलेशन उन 3 कंट्रीज की पॉपुलेशन के बराबर है। ये मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन वाले लेक्चर में बताया था। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अकेले यूपी की पॉपुलेशन कौन सी 3 कंट्रीज के बराबर है। दिस आई टोल्ड यू, ये मैंने आपको बताया था, ये भी बताया था, तो ये तो मैंने लिख दिया बोर्ड पे, लेकिन जो एक चीज और बताई थी वो लोग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्लियर? इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना में वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18%, वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट रहता है? 18%। इंडिया की बात करूं तो कितना रहता है? 17%। और अगर मैं बात करूं किसकी? यूएस की, ठीक है, तो यूएस की कितनी है? 4%। क्लियर? बताया था मैंने आपको, दीज आर द 3 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज, चाइना, देन इंडिया, देन यूएस। अब आप एक चीज देख रहे होगे कि यूएस की तो पॉपुलेशन को इंडिया तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन अगर आप देख पा रहे होगे इंडिया और चाइना, इनकी पॉपुलेशन में सिर्फ 1% का डिफरेंस है। और आपको अभी पता भी है, एक स्टेटमेंट भी आई है अभी हाल फिलहाल कि एक पर्टिकुलर साल बोला गया है, वो साल में नहीं बोलने वाली। क्यों? क्योंकि वो साल आगे वाले क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, जिसमें यह बोला गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड की टॉप पॉपुलेशन पर पहुंच जाएगी, मतलब इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है? क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं, आप याद रखना, क्योंकि देखो रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन किया, आंसर किया और खत्म, नहीं, उसके साथ साथ जो स्टैटिक चीजें हम लोगों ने करी है, हमें उनको भी पढ़ना है, उनको भी रिवाइज करना है, क्योंकि अगर हम रिवाइज ही नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? पेपर के टाइम तक तो भूल भुलैया हो जाएगा, है ना? तो चीजें हमें हर तरीके से बार बार रिवाइज करनी है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? देखो, एक चीज मैं आपको पहले ही बता देती हूं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूं ना, देखो हो सकता है वो चीजें अब टाइम पर चेंज हो गई हों, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सेंसस 2011 की, तो आप आंसर सारे सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ही दोगे। क्लियर? तो चलिए बताइए मुझे कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की डेंसिटी क्या है? आपको पता है डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर यूनिट एरिया,
है ना। हम लोग बात करते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड डेंसिटी। आपको बताना है 2011 में डेंसिटी इंडिया की कितनी है, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 382 पर्सन। नेक्स्ट 1 किलोमीटर में 392 पर्सन। नेक्स्ट 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 372 पर्सन। नेक्स्ट 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 362 पर्सन। जल्दी बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन आई एम सेइंग कि सभी आंसर्स करेंगे, यहां पे कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश मीडियम नहीं है, वी आर बाइलिंगुअल, वी आर इंग्लिश। क्वेश्चन इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको उसका हिंदी वर्जन बता रही हूं, तो आप लोग आंसर मुझे करोगे, ठीक है। और जितने ज्यादा आप आंसर्स करोगे उतना आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि देखो मुझे तो आते ही है ना सारे तो मेन तो पेपर में आप लोगों ने बैठना है, आप लोगों को याद होने चाहिए मेनली। तो बताइए फटाफट से, एज पर सेंसस 2011 इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। वैसे तो बहुत ही इजी है, तो जल्दी जल्दी बताइए। 382, 392, 372, 362 है 2 पे ही, है ना। ये तो क्लियर है, मैम के ऑप्शन से पता चल रहा है कि या मतलब लास्ट में 2 है, अब ये नहीं पता 72 है, 82 है, 92 है या 62 है। चलो गिव मी आंसर फास्ट इन कमेंट सेक्शन, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वेल तो लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की डेंसिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है एज पर सेंसस 2011 दैट इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब 1951 में जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी थी हमारे इंडिया की, वो क्या थी, 117 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर। और अगर अब मैं बात करूं किसकी, अगर अब मैं बात करूं 2011 की, तो अभी 2011 की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पर कितनी है हमारे इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और वैसे आपको पता ना डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, तो डेंसिटी कैसे निकाली जाती है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन में टोटल एरिया। यानी इंडिया कैसे निकाली जाती है डेंसिटी, हम लोग कैसे निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं टोटल पॉपुलेशन अपॉन में टोटल एरिया। टोटल पॉपुलेशन 1210 मिलियन और टोटल एरिया 3.28 मिलियन फिर स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से निकलती है डेंसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विच फेज। आपको याद है ना, मैंने आपको पॉपुलेशन ग्रोथ में 4 फेज बताए थे पॉपुलेशन के, है ना, लास्ट सेंचुरीज को, मतलब पिछले 100 सालों को अगर मैं देखूं 1901 से लेके 2011 या टिल डेट अगर मैं देखूं, तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसकी स्पीड को। तो उसके 4 फेज मैंने आपको बताए थे। क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन सा फेज ऐसा था जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी, जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक नेगेटिव हुई थी। मैंने आपको स्पेशली बताया था, इनफैक्ट वो पर्टिकुलर ईयर भी बताया था, डिकेड भी बताया था, कौन सा था। तो जल्दी बताइए, फर्स्ट फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सेकेंड फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, थर्ड फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और फोर्थ फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। नेगेटिव का मतलब समझते हो आप, नेगेटिव मैंने आपको बताया था ना, नेगेटिव का मतलब क्या होता है। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ हम कैसे निकालते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ हम निकालते हैं पहले चलो आप इसका आंसर दो, फिर मैं आपको बताती हूँ नेगेटिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वरना फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे पूरा। फिर इससे रिलेटेड एक बार रिकैप्चुलेशन करेंगे। तो जल्दी बताइए आप लोग, क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा जो था फेज में इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हुई थी। फर्स्ट फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सेकेंड फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, थर्ड फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और फोर्थ फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। टेल मी फास्ट, फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि क्या कौन से फेज में हुई थी। वैसे तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ऑफ कोर्स इट वाज द, लेट्स सी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि इतना नेगेटिव नहीं था, इतना नेगेटिव नहीं, इतना आसान नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट फेज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। चलो अब देख लेते हैं जरा। आपको मैंने बताया था फर्स्ट फेज जो था वो आपका
1901 से 21 तक था। नेक्स्ट वाला आपका 1921 से 51 तक था। नेक्स्ट वाला आपका 1951 से 81 तक का था। एंड नेक्स्ट आपका 1981 से, वैसे तो 2011 है बट हम लोग टिल डेट ले लेते हैं, ठीक है? क्या ले लेते हैं? टिल डेट। ये याद है सभी को, है ना? क्लियर? ओके। उसके बाद ये जो फेज था, इस फेज में भी 1911 और 21 के बीच में, 1911 और 21 के बीच में जो है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी। अब नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है? नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो डेथ रेट जब ज्यादा हो जाती है और बर्थ रेट उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो ऐसे में क्या होता है? हमारा बर्थ रेट का नंबर ज्यादा हो जाता है, तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है। थोड़ा सा इसको रिकैप्चुलेट करते हैं। आपको याद है मैंने आपको 4 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बताए थे, 4 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगी, आप समझ जाना, ठीक है? फर्स्ट फेज जो मैंने आपको बताया था वो आपका कैसा था? फर्स्ट फेज जो था वो आपका स्टेगनेंट था। स्टेगनेंट का मतलब क्या है? स्टेबल। स्टेबल मतलब जितनी बर्थ रेट हुई थी उतनी ही डेथ रेट भी हुई थी, तो स्टेबिलिटी थी, ज्यादा नहीं हुई थी पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये इसी फेज में ही 1911 से 21 के बीच में, 1911 से 21 के बीच में तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुई थी। क्या हुई थी? नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी। बताया था ना आपको, यानी डेथ रेट्स ज्यादा थी और आपकी बर्थ रेट कम थी। क्लियर? समझ आ रही है बात? ये था आपका फर्स्ट फेज। फटाफट से रिकैप्चुलेट करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंड फेज की, जो कि 21 से 51 के बीच में था। इसमें आपकी क्या थी? ग्रोथ रेट ठीक थी, अच्छी थी, ठीक है? तो ये आपका कैसा था? स्टेडी ग्रोथ रेट। ये आपका कैसा था? स्टेडी। स्पेलिंग को क्या हो गया? स्टेडी ग्रोथ रेट, ठीक है? स्टेडी ग्रोथ रेट थी यहां पे, ठीक है? क्लियर? उसके बाद जो है फिर आपका आया था थर्ड फेज। थर्ड फेज में मैंने आपको क्या बताया था? एक्सप्लोजन हुआ था, एकदम से बहुत पॉपुलेशन हुई थी 51 से 81 के बीच में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इस टाइम पे हम आजाद हो गए थे। आजाद होने के बाद चीजें क्या हो गई थी? एकदम पॉपुलेशन बूम हो गया था। और फोर्थ फेज जो था वो आपका क्या था? फोर्थ फेज में आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो क्या हो गई थी? ग्रोथ तो थी लेकिन उसकी स्पीड कम हो गई थी, ठीक है? तो स्लो डाउन पेस मतलब स्पीड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये कब से था? 1981 से टिल डेट। क्लियर? यहां तक समझ आ गया ना आपको? ये हम लोगों ने एक बार रिकैप्चुलेट कर लिया फटाफट से। यहां क्लियर हो गया होगा यहां तक आपको, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हैज बीन, मैंने आपको कहा था ना ये क्वेश्चन आएगा भी आगे। इट हैज बीन प्रोजेक्टेड बाय वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने अभी एक रिपोर्ट दी है जिसमें ये बोल रहा है इंडिया की पॉपुलेशन 1350 मिलियन को भी क्रॉस कर जाएगी, टच कर जाएगी। बताओ कौन से साल तक का बोला? इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत न्यूज में भी था इनफैक्ट अभी। 2030, 2025, 2040। तो बताइए क्या जाएगा करेक्ट आंसर? क्या बोला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कौन से साल तक 1350 मिलियन को क्रॉस कर जाएगी? 2030, 2025, 2035 और 2040। बताइए क्या जाएगा करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है, फटाफट से ऑप्शन मतलब आंसर आ जाने चाहिए मेरे पास। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनफैक्ट अभी भी न्यूज में आया था जब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था। कब होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? अभी बताऊंगी। पहले ये बताइए ये क्या करेक्ट आंसर जाएगा? बताया भी था वैसे मैंने आपको, अपने जब एक डिस्क्रिप्शन चैप्टर दिया था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। बताया था ना, क्योंकि उस दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन 5 मिलियन या 6 मिलियन को क्रॉस की थी, ऐसे कुछ हुआ था ना, बताया था मैंने आपको। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? वेल द करेक्ट आंसर इज 2025। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने क्या बोला है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1350 मिलियन हो जाएगी। कब? 2025, यानी 23 तो आ ही गया है, तो 24,
25 और 2 साल के अंदर। लेट्स सी, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रजिस्टर्ड द लोएस्ट ग्रोथ रेट इन द कंट्री एज अ होल? कौन सा स्टेट ऐसा है जिसकी पूरे इंडिया में जो है ग्रोथ रेट सबसे कम रही है? पूरे उसमें, चाहे आप स्टेट्स ले लो चाहे आप यूनियन टेरिटरीज ले लो, अरुणाचल, सिक्किम, बिहार या केरला, बताइए मुझे कौन सा हमारे इंडिया का ऐसा स्टेट रहा है जिसकी ग्रोथ रेट सबसे कम रही है? ग्रोथ रेट का मतलब, कम रहने का मतलब आप समझते हो? ग्रोथ रेट कम रहने का मतलब ये है कि वहां पे ज्यादा बर्थ नहीं हुए हैं, मतलब वहां पॉपुलेशन में ज्यादा चेंज नहीं आया है। तो बताइए क्या रीजन है इसके? रीजन तो चलो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये बताओ कि कौन सा ऐसा स्टेट है? अरुणाचल है, सिक्किम है, बिहार है या केरला है? तो बताइए क्या जाएगा करेक्ट आंसर? अरुणाचल, सिक्किम, बिहार और केरला। विच स्टेट हैज रजिस्टर्ड द लोएस्ट ग्रोथ रेट इन द कंट्री एज अ होल? सबसे कम ग्रोथ रेट। बहुत ही इजी है, चलिए लेट्स सी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज केरला। करेक्ट आंसर इज केरला। मैंने आपको बताया था ना, केरला की जो ग्रोथ रेट है वो 9% के आसपास है। ठीक है, डिकेडल की बात कर रही हूं मैं, पिछले 10 ईयर्स में। जब मैंने आपको ये भी बताया था कि यानी एक 9 पॉइंट कुछ % है, आप देख लेना इसको कितना है अप्रॉक्स। ठीक है, मैं अप्रॉक्स लिख देती हूँ, तुम लोग देख लेना कि कितना, बट है 9 पॉइंट कुछ ही। क्लियर? तो आप ये ध्यान रखना, केरला की डिकेडल बता रही हूँ पिछले 10 सालों की। ठीक है, यानी अगर 1 साल की ग्रोथ रेट देखूं तो 1% भी कंप्लीट नहीं होती है। क्लियर? तो वो 9% के आसपास है। रीजन क्या है भाई? केरला की लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है, तो लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं तो समझदार है, पता है बच्चे एक ही अच्छे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? पता, हाँ ये बात फैक्ट है कि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं तो वो समझ गए हैं, एजुकेशन अच्छी है तो लोग समझ चुके हैं कि भाई हमें हमारा फैमिली साइज छोटा ही सही है, क्योंकि चाहे वन बेबी हो या 2 बेबीज हो तो उतना ही सफिशिएंट है ताकि हम उनको अच्छा क्या दे पाए, उनको एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बना पाए। और आपको पता ना ह्यूमन एक रिसोर्स कब बनता है, बताइए आपको? क्लियर? तो इसी वजह से। ठीक है, तो केरला इज द करेक्ट आंसर। आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में एक आंसर बताना है। यहां मैंने किसकी बात करी है? लोएस्ट की ना। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से स्टेट की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रही है। और मैं आपको बताती हूँ 25% से भी ज्यादा रही है। हिंट दे दिया मैंने आपको, 25% से भी ग्रोथ रेट ज्यादा रही है उसकी डिकेडल, यानी अगर एनुअल अगर आप देखोगे तो 2% से भी ज्यादा हो गई। क्लियर? तो आप 2 या 2.5 से भी ज्यादा हो जाएगी। वेल, वो आप देखना और आप मेरे को बताना कौन से स्टेट की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रही है। क्लियर? लीस्ट मैंने आपको बता दिया केरला। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। द NYP नेशनल यूथ पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट ने चलाई थी यूथ को लेकर, यूथ की एनर्जी को, टैलेंट को चैनलाइज करने के लिए। ठीक है, यूथ एज पर्संस इन द एज ग्रुप, उन्होंने यूथ जो है कौन सी एज ग्रुप के पर्संस को माना है? 10 से 29 ईयर्स, 15 से 44 ईयर्स, 15 से 29 ईयर्स और 20 to 30 ईयर्स। जल्दी बताइए, नेशनल यूथ पॉलिसी कौन सी एज ग्रुप के बच्चों को माना गया है और उस एज ग्रुप के बच्चों के टैलेंट को, ठीक है, चैनलाइज करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए फिर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है टैलेंट सेंटर्स, डोमेन सेंटर्स भी ओपन करे हैं। ठीक है, तो बताइए कौन से ग्रुप के बच्चों को जो है यूथ में कंसीडर किया गया है नेशनल यूथ पॉलिसी में? बताओ भाई, 10 to 19, 29, 15 to 44, 15 to 29 या 20 to 30? बताइए करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बताइए भाई, what will be the correct answer? Well, the correct answer is this, 15 से 29 ईयर्स। क्या जाएगा करेक्ट आंसर? 15 से 29 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बताओ भाई, हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का मतलब 100% पॉपुलेशन यानी 1 to 10 मिलियन का कितने % पॉपुलेशन जो है वो एज पर सेंसस 2011 गांव में रहता है? फर्स्ट 62.5%, नेक्स्ट 67.5%, नेक्स्ट 72.5% और नेक्स्ट 68.8%। बताओ भाई, हमारे इंडिया का, मैंने आपको बोला भी था
आपको सारे डेटा याद नहीं करने हैं, लेकिन कुछ डेटा ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे अभी एट प्रेजेंट इंडिया की ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। जैसे थर्ड फेज में इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी थी, ठीक है। कुछ ऐसे स्टैटिक डेटा आपको याद करने हैं। तो बताओ मुझे अभी एट प्रेजेंट रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज हमारे इंडिया का कितना है? 62.5%, 67.5%, 72.5 और 68.8%। देखो आप ये मत सोचना स्टैटिक डेटा बेस्ड ही सारे क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन यार मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो डायरेक्ट हिट है, वो आपसे जरूर पूछेगा पेपर में, एक्सपेक्टेड है। क्लियर? तो बताइए क्या जाएगा करेक्ट आंसर? वेल द करेक्ट आंसर इज 68.8%। हमारे इंडिया की रूरल पॉपुलेशन कितनी है एट प्रेजेंट, कितने परसेंट है? 68.8%। क्लियर? ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। Which UT's total population lives in village? टोटल पॉपुलेशन गलत है, या टोटल नहीं आना चाहिए। हाँ, या टोटल की बजाय 53.38% आ जाएगा, ठीक है। कौन सी यूटी की 53? मैं इसको थोड़ा वो करके लिख देती हूँ, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, रेड पे आपको दिखेगा अच्छे से, ठीक है। चलो इसको ले लेते हैं, अब दिख जाएगा। टोटल नहीं, यहाँ पे हम लोग लेंगे 50, मतलब टोटल का 53.38% पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहती है। मैंने आपको बताया था हमारे इंडिया की सारी यूनियन टेरिटरीज की ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट वो अर्बन है। सिर्फ एक ही हमारी ऐसी है यूटी जिसकी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, बताया था मैंने आपको। और मैं आपको फिर एक बात बोल रही हूं, ये जो डेटा मैं आपको दे रही हूं ये 2011 के अकॉर्डिंग है, इसको मेरे को लेके ना आर्ग्यू मत करना, रीजन अभी बताऊंगी, क्योंकि जो इसका करेक्ट आंसर है ना अभी, ठीक है, वो अभी शायद अभी मतलब है तो वो यूटी, लेकिन उसमें थोड़ा चेंजेस हुए हैं। तो पहले आप मेरे को इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन से यूटी की 53.38% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है, ठीक है। बताओ, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली। बताइए क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बहुत ही इजी आंसर है, कोई ज्यादा मुश्किल आंसर नहीं है। बताइए कौन सी हमारी ऐसी यूटी है? पुदुचेरी एक यूटी है, अंडमान निकोबार एक यूटी है, दमन एंड दीव भी यूटी है, दादरा एंड नगर हवेली भी यूटी है। तो कौन सी यूटी ऐसी है जिसकी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन 53% है, हाफ से ज्यादा हो गई है। इस आधी से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहां पर रहती है? रूरल एरियाज में रहती है, ठीक है, अर्बैनिक नहीं है। जबकि बाकियों की ऑलमोस्ट पॉपुलेशन आधी से ज्यादा वो अर्बन एरियाज में रहती है, बाकी यूटीज की। तो बताइए जरा क्या जाएगा करेक्ट आंसर? वेल द करेक्ट आंसर इज दादरा एंड नागर हवेली। अब आपको मैंने क्यों कहा था, देखो आपको पता है एट प्रेजेंट अगर मैं देखूं 2023 के अकॉर्डिंग देखूं तो ये दोनों यूटीज मर्ज हो चुकी हैं, पता है ना आपको, है ना। हमारे इंडिया की अब एट प्रेजेंट 8 यूनियन टेरिटरीज है। आई होप आपको पता ही होगा, एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट तो आपको पता ही होगा एट प्रेजेंट हमारे इंडिया की कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8 है, पता है ना आप सभी को। देखो कैसे, पहले 7 हुआ करती थी, अब कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरीज है। पहले कितनी हुआ करती थी? 7, फिर हुई 9, ठीक है, और फिर 9 से कितनी हुई? 8 हुई। कैसे हुई देखते हैं एक बार। देखो 7 तो पहले थी, ठीक है, फिर मित्रों आर्टिकल 370 हटाया जा रहा है, यानी क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेट का स्टेटस दे रखा था आर्टिकल 370 हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर को स्टेट की कैटेगरी से ही निकाल दिया गया। तो जहां जम्मू कश्मीर हमारा एक स्टेट हुआ करता था, अब वो स्टेट की कैटेगरी से निकल गया। तो जहां इंडिया में 29 स्टेट्स हुआ करते थे, अब कितने स्टेट्स हैं? 28। क्लियर? ये बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं यूटीज की। तो 7 यूनियन टेरिटरीज पहले ही थी। अब जम्मू कश्मीर का क्या किया? जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, विभाजित कर दिया। क्लियर? 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट कर दिया। क्लियर? तो जहां 7 यूनियन टेरिटरीज थी, 2 मिल गई जम्मू कश्मीर से, तो कितनी हो गई टोटल? 9। कौन सी 2? जम्मू कश्मीर, लद्दाख ले। क्लियर? ठीक है। फिर 2020 पे रिपब्लिक डे पर ये जो काम हुआ था, ये कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ये काम कब हुआ था? 2019 में हुआ था। 2020 पे
रिपब्लिक डे पर 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करके मिलाकर एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये जो टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज थी, इनमें से 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करके मिलाकर एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो जहां पहले इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरीज थी, 9 में से 2 को मर्ज किया, उनको एक सिंगल बनाया। तो अभी एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8 है। और वो कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज थी जिनको मर्ज करके मिला के एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया? दैट इज दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। अब आप सोचोगे कि मैडम इसका नाम क्या है, तो इसका नाम भी कंबाइन कर दिया, चेंज नहीं किया, कंबाइन कर दिया है, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। क्लियर? तो अभी एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में टोटल कितनी यूटीज हैं? 8। क्लियर? आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अब इनकी कंबाइंड कैपिटल क्या है। ठीक है, अब इनकी कंबाइंड कैपिटल क्या है? दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के कंबाइंड कैपिटल क्या है? क्लियर? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एक बार वो 8 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है मैं आपको बता देती हूं। तो वो जो 8 यूनियन टेरिटरीज है, एक तो आपकी दिल्ली, दूसरा आपकी चंडीगढ़, तीसरा आपकी पुदुचेरी, ठीक है, 4th आपकी अंडमान निकोबार आइलैंड, 5th आपकी लक्षद्वीप आइलैंड, 6th आपकी जम्मू कश्मीर, नेक्स्ट आपकी लद्दाख ले, ठीक है, और नेक्स्ट आपकी कौन सी हो जाएगी? दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो टोटल एट प्रेजेंट अभी हमारे इंडिया की कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8। अच्छा, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है, ये जो पुदुचेरी है इसको कभी तो पांडिचेरी बोल देते हैं और कभी पुदुचेरी बोल देते हैं, ऐसा क्यों? बताओ मुझे, बताओ ऐसा क्यों? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। क्लियर? कि क्यों हम पुदुचेरी को अब पुदुचेरी बोलते, पहले पांडिचेरी भी बोलते थे। रीजन है हिस्टोरिक, बताना आप लोग मुझे। क्लियर? अब ये मत कहना मैम हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो हम हिस्ट्री क्यों पढ़े, सब कुछ पढ़ना है हम लोगों को, है ना। चलिए बैक टू द पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट इज व्हिच इज द थर्ड लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। पहले तो ये बताओ, माइनॉरिटी पता है ना सभी को क्या होते हैं? द पीपल हु आर लेस इन नंबर। ठीक है, आपको ये बताना है हमारे इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट बताना, फर्स्ट लार्जेस्ट नहीं बताना। थर्ड लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप कौन सा है? मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट। बताओ, बताइए क्या जाएगा करेक्ट आंसर? क्या जाएगा करेक्ट आंसर? हमारे इंडिया में लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप कौन सा है? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस या बुद्धिस्ट। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। हिंदी वालों के लिए कि हमारे इंडिया में तीसरे नंबर पे अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। थर्ड लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप इन इंडिया, फटाफट से बताइए क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? क्या लगता है आपको क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट। क्या आना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? वेल, लेट्स सी द करेक्ट आंसर। देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है सिख। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिख। देखो मुस्लिम्स कितने हैं हमारे इंडिया में? 14.2%। कितने हैं? 14.2%। ठीक है, क्रिश्चियंस हैं हमारे इंडिया में 2.3%, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 2.3%। ठीक है, और जो सिख है वो है 1.7% के आसपास है। ठीक है, ऐसी है, 1.7 है। ठीक है, तो आप लोग ठीक है, तो आपने क्या देखा? और इससे ऊपर तो आपके मेजॉरिटीज है, हिंदूज है, दैट इज 79% के आसपास। ठीक है, तो मुस्लिम्स फर्स्ट हो गए, क्रिश्चियन सेकंड हो गए और सिख जो हो गए वो आपके थर्ड हो गए, और बुद्धिस्ट है वो आपके 4th नंबर पे है। अच्छा, आपको बताया था मैंने बुद्धिस्ट लोगों का कॉन्सेंट्रेशन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है? महाराष्ट्र में। याद है, मैंने आपको बताया भी था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो है महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1953 में अपने 3,56,000 या 65,000 के आसपास फॉलोअर्स थे,
उनके साथ बुद्धिज्म को, रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था, और उसके बाद फिर आपको भी पता है वो फॉलोअर्स आगे मल्टीप्लाइड हुए। मल्टीप्लाइड का मतलब क्या है, जनसंख्या बढ़ी है, तो आज जो आपको महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट लोग जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो आप ये ध्यान रखना। और मैंने आपको ये भी बताया था हमारे इंडिया में जो पारसी ग्रुप्स हैं, ठीक है, जोरास्ट्रियंस है ना, जो ईरान से आया है, ठीक है, ईरान से आया मतलब जो रिलीजन ईरान से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वो जो है ऑलमोस्ट वेल्दी पीपल है हमारे इंडिया के, हमारी वेल्थ को एक्वायर किया, बताया भी था ना, जमशेद जी टाटा, रतन जी टाटा और आपके डॉक्टर साइरस पूनावाला, ये सब मैंने आपको बताया था। क्लियर? बैक टू द पॉइंट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई, कौन से सेक्टर में proportion of workers in India has shown a decline over the last few decades, 58.2 to 54.6। अच्छा, इस क्वेश्चन का मतलब समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और थोड़ा डेप्थ से बनाया है ये क्वेश्चन मैंने। अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखना, ये जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं ना, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पूरी मेहनत करके हम लोग ये क्वेश्चंस बनाते हैं आपकी बुक में से कि हाँ कैसे क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछा जा सकता है। आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग अपनी प्रॉपर बुक में से, आपकी एनसीईआरटी की बुक से बनाते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से एग्जामिनर कहां से कैसे क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछ सकता है। तो देखो, स्टार्टिंग में आपने नोटिस किया होगा क्वेश्चन इजी थे, जैसे 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 क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं आपने नोटिस किया होगा क्वेश्चन टफ है ना। जैसे अभी ये देखो, ये क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि स्टैटिक डेटाबेस क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको डेटा दे दिया और आप पूछ रहे हैं। अब होता क्या है ना, हम लोग कई बार इस तरीके की वर्डिंग्स को एनसीईआरटी में इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? कि चल यार इतना टफ तो एग्जामिनर हमसे नहीं एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन भाई आप 12th के बाद के बच्चे हो, आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा आउट ऑफ द बॉक्स। अब जाके सोचोगे या आप एनसीईआरटी की किसी भी वर्डिंग को नेग्लेक्ट नहीं करोगे। क्लियर? तो क्वेश्चन सुनो ध्यान से, मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का ना मतलब ये है कि हमारे इंडिया का इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं मेजर, वैसे तो 4 होते हैं, ठीक है। मेजर की अगर बात करूं तो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। क्वार्टनरी तो टर्शियरी का एडवांस फॉर्म होता है, ठीक है। क्लियर? तो इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर ऐसा है जहां पे ना वर्कर्स जो है कम हो गए हैं पिछले 10 सालों में? पहले 2001 में वो वर्कर्स थे 58.2%, अब वो हो गए 54.6%। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ज्यादा रिडक्शन तो हुई नहीं है, ज्यादा तो कम हुए नहीं है, पर हुए तो हैं। और अगर एक सेक्टर में अगर कम हो रहे हैं तो ये मैंने आपको बताया ही है, अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, दूसरे सेक्टर्स में जो परसेंटेज है वर्कर्स का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो आपको बताना है कौन से सेक्टर से वर्कर्स का परसेंटेज पिछले कुछ डिकेड्स में, सालों में, 10 सालों में कम हुआ है। तो बताओ, एग्रीकल्चरल सेक्टर से, सेकेंड टर्शियरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर से। एग्रीकल्चरल होता है प्राथमिक जिसे आप बोलते हो, टर्शियरी होता है आपका थर्ड वाला, तृतीय, और सेकेंडरी दूसरे वाला। नेक्स्ट होता है एग्रीकल्चरल एंड सेकेंडरी बोथ या ओनली सेकेंडरी। बताओ भाई, कौन से सेक्टर से हमारे इंडिया के जो वर्कर्स हैं उनका परसेंटेज डिक्रीज हुआ है? 58.2% से 54.6% हुआ है। कौन से एग्रीकल्चरल सेक्टर से ऐसा हुआ है? एग्रीकल्चरल सेक्टर से हुआ है, टर्शियरी और सेकेंडरी दोनों से हुआ है, एग्रीकल्चरल और सेकेंडरी दोनों से हुआ है, या सिर्फ सेकेंडरी से हुआ है? बताओ क्या लगता है आपको? 2001 में वो थे परसेंटेज 58.2%, अब 2011 के सेंसस में वो आए हैं 54.6%। तो बताइए क्या जाएगा करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा डेप्थ में पूछ लिया मैंने। बताइए क्या जाएगा करेक्ट आंसर? आई होप आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी, रिवीजन सीरीज आप देख ही रही होगी, तो आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन काफी मेहनत से बनाए गए हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग जो है ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन उठाया और डाल दिया, नहीं, बहुत मेहनत से क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन को कहां से मोल्ड करता है। तो चलिए, लेट्स सी द करेक्ट आंसर। वेल, द करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर में ना अब क्या हुआ है, थोड़ा सा वर्कर्स की डिपेंडेंस कम हुई है, ठीक है, और वो सेकेंडरी और टर्शियरी पर मूव ऑन हो गया है, और इसका रीजन है माइग्रेशन। लोग माइग्रेट हुए हैं। अब क्यों माइग्रेट हुए हैं, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो हम लोगों को पढ़ना है, माइग्रेशन कोजेस वाला, ठीक है, कि माइग्रेशन क्या होता है, कौन कौन से रीजन है। क्या फिलहाल के लिए अभी आप यही याद रखो, एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो है डिपेंडेंस जो है वो वर्कर्स की कम हो गई है। पहले वो 58.2% वर्कर्स इन्वॉल्व होते थे, बट अब वो 54.6% हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास। क्लियर? चलिए, लेट्स सी द करेक्ट आंसर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप? मैंने आपको बोला था ना, हमारे इंडिया में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप कौन सा है? पहला सिनो तिबेतियन, नेक्स्ट ऑस्ट्रिक मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला, ठीक है, थर्ड इंडो आर्यन जो आपका नॉर्थन इंडिया में आता है, नेक्स्ट द्रविडियन, द्रविडियन आता है आपका साउथ इंडिया में। बताया था ना ये सारा, मैंने आपको मैप में बताया था प्रॉपर तरीके से। सिनो तिबेतियन ये आपका मेघालय मणिपुर इस साइड आ जाता है। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रेलिया इंडो ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडो आर्यन जो आपका नॉर्थ इंडिया है, क्लियर। नेक्स्ट आपका द्रविडियन जो कि आपका साउथ इंडिया का पार्ट है। तो बताइए कौन सा सबसे कम भाषाई ग्रुप है जो कम बोला जाता है? तुम्हें मैंने स्पेशली बताया था कि एक भाषाई ग्रुप सबसे ज्यादा है, एक का नंबर उससे कम है, और एक जो सबसे कम है वो आपको याद रखना है। 20 वाला तो फिर अपने आप ही याद हो जाता है। बताइए क्या जाएगा करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सबसे कम भाषाई ग्रुप हमारे इंडिया का कौन सा है? बताइए, सिनो तिबेतियन, ऑस्ट्रिक, इंडो आर्यन या द्रविडियन? बताइए क्या लगता है, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बहुत इजी है, वैसे तो मुश्किल नहीं है। अगर आपने वो टेबल ध्यान होगा आप लोगों ने, मैंने आपको जब डिस्क्रिप्शन कराई थी तो वो टेबल बहुत अच्छे से कराई थी, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि टेबल को आप अच्छे से एनालिसिस कर लेना। आपसे ये नहीं पूछेगा इसमें कौन कौन सी ग्रुप्स हैं भाषाओं के, आपसे परसेंटेज पूछ सकता है। तो चलिए लेट्स सी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज सिनो तिबेतियन। है किसी को याद कैसे? आपको बताया था ये सबसे नंबर 1 पर है। कितना बताया था? 73% के आसपास बताया था, है ना। देखो थोड़ा बहुत डेटा आप देख लेना, क्लियर। ज्यादा मुझे याद है 73% ही था। द्रविडियन आपका सेकंड नंबर पर था, दैट वाज योर 20%, याद है 20% के आसपास बताया था। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रिक बताया था जो 1.38% था या 58 था, एक बार ये देख लेना, बट था ये थर्ड नंबर पे, ठीक है। और नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आपका कौन सा है? ये जो 0.85% था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? सिनो तिबेतियन। क्लियर? यहां तक समझ आया आपको? ठीक है, एक बार इसका डेटा क्रॉस चेक कर लेना। 1.38 है ना, जहां तक मुझे यही है, ये 73 है, ये 20 है, ये फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे वो सबसे कम है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बताया था ना कि इस रिवीजन सीरीज में हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो एग्जाम पैटर्न के बेस पर करेंगे, बताया था ना आपको। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें हम लोग स्टैटिक क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चंस तो हमारे हो गए, अब हम कौन से करने वाले हैं? असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम करेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। कंक्लूजन तो हमारा साथ साथ चल ही रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों ने, मैंने देखा था कमेंट सेक्शन में बच्चों ने बोला हुआ था कि मैम असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कराओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, उसको भी कर लेते हैं, है ना। हम लोग तो आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेन क्या है ना, आप ज्यादा से ज्यादा चीजें देखो, ठीक है। आप भी अपने फ्रेंड्स को दिखाओ ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है आपके साथ अच्छी प्रिपरेशन करें, एक हेल्दी कंपटीशन हो। क्लियर? तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसको। असर्शन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फिर से कोई हिंदी मीडियम नहीं है, कोई इंग्लिश मीडियम नहीं है, मैं बता रही हूं, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन सुना ध्यान से। क्वेश्चन ये है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। मतलब इंडिया जो है लैंग्वेज के लिए क्या है? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। मतलब इंडिया में लैंग्वेज के बिहाफ पर डाइवर्सिटी मिलती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अकॉर्डिंग टू गैरिसन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1928 देयर वर 179 लैंग्वेजेस एंड एज मैनी 544 डायलेक्ट्स, ठीक है। इन्होंने बोला था हमारे इंडिया में एट दैट टाइम जो है मेजर 179 लैंग्वेजेस थी, 544 डायलेक्ट्स थी, ठीक है। अब रीजनिंग क्या है, ये तो हो गया असर्शन। रीजन कह रहा है मॉडर्न इंडिया में देयर आर अबाउट 14 scheduled लैंग्वेजेस एंड अ नंबर ऑफ नॉन scheduled लैंग्वेजेस। एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में 14 scheduled लैंग्वेजेस है और बहुत सारी नॉन scheduled लैंग्वेजेस है। तो बताओ भाई, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों सही है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट, दोनों सही है लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट, ये ठीक है, असर्शन ठीक है, ये गलत है, रीजनिंग गलत है। नेक्स्ट, असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो बताओ, वैसे तो बहुत इजी है, देखते ही समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है, देखते ही पता चल जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्या ठीक है क्या गलत है? दोनों ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, ये ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन गलत है। बताओ क्या जाएगा करेक्ट आंसर? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या आना चाहिए करेक्ट आंसर? बताओ भाई।
कि ये गैरिसन ने बोला था हमारे इंडिया में उस टाइम की बात बता रहा है 179 लैंग्वेजेस है एंड 544 डायलेक्ट्स है। डायलेक्ट्स बताया था ना आपको, बोली होती है जो लिमिटेड एरिया में बोली जाती है, क्लियर। और रीजनिंग में मैंने आपको बताया है कि एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में 14 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। तो बताओ जरा 14 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है बताओ। अब तो मैंने हिंट दे दिया अपनी वर्डिंग से। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ये सही है, ये गलत है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो आप फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आर फॉल्स क्यों है? क्योंकि अभी एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में, अरे फिर रेड ले लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट रुको। अभी एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में जो है 14 लैंग्वेजेस शेड्यूल्ड नहीं है। कितने लैंग्वेजेस शेड्यूल्ड है? 22। याद आया? There are 22 scheduled या recognized languages in Indian Constitution। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड है। 14 तो स्टार्टिंग में थी। कब स्टार्टिंग में थी? जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। याद आया किसी को? आपको ये भी बताया था ना मैंने कि लैंग्वेजेस जो है वो 8 शेड्यूल का पार्ट है। बताया था ना आप लोगों को मैंने। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स है, 12 अनुसूचियां हैं। उस 12 अनुसूचियां में से 12 शेड्यूल्स में से 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची के अंदर लैंग्वेज जो है वो लिखी गई हैं। तो लैंग्वेजेस अभी एट प्रेजेंट हमारे इंडिया की जो रिकॉग्नाइज है वो 22 है। सो असर्शन ठीक है, वो 179 सही बोला था उन्होंने, लेकिन रीजनिंग गलत है। ये तो गलत हो गया, ठीक है। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट असर्शन है पॉपुलेशन ग्रोथ हैज 2 कंपोनेंट्स। बताया था मैंने आपको पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है इंड्यूस्ड, ठीक है। रीजनिंग है व्हाइल द नेचुरल ग्रोथ इज एनालाइज्ड बाय असेसिंग द क्रूड एंड बर्थ रेट्स। कह रहा जो नेचुरल ग्रोथ रेट होती है वो बर्थ और डेथ रेट से जुड़ी हुई होती है, बट जो इंड्यूस्ड होती है वो वॉल्यूम होती है किसकी? इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एनी गिवन एरिया। यानी किसी भी पीपल एरिया के अंदर इनवर्ड होता है आना। इनवर्ड का मतलब क्या होता है? आना। यानी किसी भी एरिया के अंदर जब लोग आते हैं तो उसको इंड्यूस्ड फैक्टर बोला जाता है। तो बताओ भाई, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई दोनों ठीक है और ये भी इसकी एक्सप्लेनेशन सही है। नेक्स्ट, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई दोनों ठीक है लेकिन एक्सप्लेनेशन के मामले में सही नहीं है। नेक्स्ट, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो बताइए क्या सही है क्या गलत है? ध्यान से पढ़ना। ये भी थोड़ा डेप्थ का असर्शन बनाया है मैंने आपको, असर्शन रीजन बनाया है। ये कोई मतलब इतना आप ये मत सोचना बड़ा टुच्चा पुच्चा सा बना रखा है, बड़ा डेप्थ में जाके बनाया है मैंने ये, ठीक है। तो बताओ जरा क्या चाहेगा करेक्ट आंसर? पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, क्या? नेचुरल और इंड्यूस्ड। नेचुरल में क्या बर्थ रेट और डेथ रेट ही था, इंड्यूस में क्या इनवर्ड मूवमेंट ही था, क्या था? थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। अगर आप लोगों ने मेरा डिस्क्रिप्शन वाला लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा मैंने पूरा ग्राफ बना के बताया था आप लोगों को कि क्या क्या होता है। और ज्यादा नहीं बोलूंगी ना, नहीं तो आंसर पता चल जाएगा। बताओ क्या जाना चाहिए करेक्ट आंसर? कि पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। और जो नेचुरल होता है वो क्रूड रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट से मेजर किया जाता है, जबकि इंड्यूस्ड के अंदर जो है सिर्फ इनवर्ड वो होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर? टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? इजी है, मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। पहले ही आपको बता रही हूँ, ये मत सोचना कि इतनी आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। तो चलिए लेट्स सी। देखो भाई पहला असर्शन तो बिल्कुल ठीक है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं। बताया था ना, एक नेचुरल होता है और एक इंड्यूस्ड होता है। फिर आपको ये भी बताया था मैंने कि जो नेचुरल होता है उसमें हम बर्थ रेट और डेथ रेट का एनालिसिस करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, क्या? इंड्यूस्ड में सिर्फ इनवर्ड मूवमेंट थोड़ी ना होती है, क्योंकि आपको याद है मैंने आपको बताया था इंड्यूस का मतलब होता है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन में सिर्फ लोगों का क्या आना ही इन्वॉल्व होता है। अगर लोग यहां से जा रहे हैं क्या वो इन्वॉल्व नहीं होता? वो भी तो इन्वॉल्व होता है, उससे भी तो पॉपुलेशन ग्रोथ पे फर्क आता है, पॉपुलेशन के उस पर फर्क आता है ना। क्लियर? तो इसमें क्या आएगा? इनवर्ड एंड
आउटवर्ड मूवमेंट। क्या आएगा? इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट, ये आएगा। क्लियर? सो ए इज ट्रू बट R is false. Again, what is the correct answer? Correct answer is A is true, R is false. समझ आया? ये तो ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ दो फैक्टर से डिटरमाइन होती है। एक होते हैं नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल में तो जीना और मरना होता है। इंड्यूस्ड होता है जो आना जाना होता है। तो आना जाना मतलब माइग्रेशन, इसमें तो सिर्फ इनवर्ड मूवमेंट मेंशन किया है, आउटवर्ड नहीं किया है, जो कि गलत है। आउटवर्ड भी आना चाहिए। क्लियर? लेट्स सी, समझ आ गया होगा ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सच एन अनइवल spatial distribution of population in India suggests a close relationship between population and physical, socio-economic and historic factors. इसका मतलब पता है क्या है? कह रहा है कि हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अनइवन है। ये तो सही है भाई, हमारे इंडिया में मैंने आपको बताया था बहुत ऐसे एरियाज हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, अरुणाचल है। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें जो है मेनली कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं? फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर्स। कि पॉपुलेशन का बढ़ना या घटना इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एज फार एज द फिजिकल फैक्टर्स कंसर्न, इट इज क्लियर दैट क्लाइमेट अलोंग विद टेरेन। कह रहे हैं कि जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं ना वो किन से रिलेटेड होते हैं? क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं। टेरेन, टेरेन का मतलब समझते हो ना आप लोग क्या होता है? टेरेन का मतलब होता है कि आपकी लैंडफॉर्म किस तरीके की है, माउंटेनियस है, प्लेन है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है, कोस्टल एरिया है, कैसा है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। या वाटर कितना अवेलेबल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा होता है कि इन सारे फैक्टर से पॉपुलेशन के ऊपर इंपैक्ट आता है। बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। अगर आपको लगता है कि हाँ इन फैक्टर से इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे इंपैक्ट आता है तो इसका मतलब क्या है? ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है। सोचो, दिमाग लगाओ। अब तो मैं हिंट दे रही हूँ, मैं सर्शन रीजन में थोड़ा हिंट दे रही हूँ क्योंकि थोड़े मैंने टफ बनाए हैं। तो बताइए क्या जाना चाहिए करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही है भाई, मैंने आपको बताया था, देखते ही समझ में आना चाहिए। फिजिकल फैक्टर्स में आते ही यही है, क्लाइमेट, आपकी लैंडफॉर्म कैसी है, ठीक है, वाटर अवेलेबल है या नहीं है। याद है मैंने आप लोगों को बताया था, जितने भी आप सिविलाइजेशन देखोगे, एंशियंट मेसोपोटामिया देखो, ठीक है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखो, सब नदियों के किनारे बसी थी। क्यों? पानी अवेलेबल था। कौन सी ऐसी चीज है जहां पे पानी यूज नहीं होता? हर जगह यूज होता है। क्लियर? तो इसीलिए ए भी ट्रू है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, बी और रीजनिंग भी बिल्कुल सही है। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे फैक्टर हैं। जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं उसमें क्लाइमेट, टेरेन ही और वाटर अवेलेबिलिटी आता है। क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट कैसा है, एक्सट्रीम तो नहीं है ज्यादा, टेरेन मतलब लैंडफॉर्म कैसी है, और वाटर अवेलेबल है या नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, बिल्कुल है ना एक्सप्लेनेशन। फिजिकल फैक्टर्स है, उसने बोला है यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स की, ठीक है ना। हाँ, अगर उसने फिजिकल फैक्टर्स ना बोला होता ना तब शायद ना होता ये करेक्ट। ठीक है, चलिए समझ आया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट असर्शन, इंडियाज पॉपुलेशन इज लार्जर देन द पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका पुट टुगेदर। बताया था ना आपको मैंने, इंडिया की पॉपुलेशन अगर मैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका को भी इकट्ठे कर दूं ना तो उन तीनों की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ठीक है, मोर ऑफन इट इज आर्ग्यूड दैट अ लार्ज पॉपुलेशन इनवेरिएबली पुट्स प्रेशर on its limited resources and is also responsible for many socio-economic problems in the country। कह रहा है, और ये भी होता है, ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होता है ना उतना ही ज्यादा प्रेशर आता है। किस पे? उसके रिसोर्सेज पर। रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्यों? सोसाइटी में लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं होते, मकानों की प्रॉब्लम आ जाती है, हाउसिंग प्रॉब्लम, सैनिटेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो बताइए क्या ये बिल्कुल बात सही है कि इंडिया की पॉपुलेशन इन तीनों से ज्यादा है? और अगर ये पॉपुलेशन ज्यादा है तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर फर्क आता है। बताओ, इज इट ट्रू? तो इफ इट इज ट्रू देन व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? क्या आना चाहिए करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल दोनों ही सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है कि इंडिया की पॉपुलेशन इन तीनों से ज्यादा है। नहीं सॉरी, यहां पे अफ्रीका तो मैंने गलत लिख दिया, अफ्रीका तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए करेक्ट आंसर? ओहो, तो करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया।
क्या आना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका से थोड़ी ना ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया को अगर मिला लेते तो ज्यादा है। तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है। A is false, R is true। क्या जाएगा करेक्ट आंसर इसका? A is false, R is true। A तब ट्रू होता जब यहां पे अफ्रीका की जगह क्या होता? ऑस्ट्रेलिया होता। और मैंने भी फ्लो में अफ्रीका पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए था यहाँ करेक्ट आंसर। क्या आना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया। इंडियाज पॉपुलेशन इज लार्जर देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तीनों से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा। जब मैंने आपको याद है बताया भी था कि ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है वो इंडिया से सिर्फ 1 नंबर ऊपर है, लेकिन पॉपुलेशन में देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इन तीनों से ज्यादा है। तो अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया होता फिर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होता, बट अब ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो असर्शन तो गलत ही हो गया। हाँ, रीजन ट्रू है, ये बिल्कुल सही बात है कि पॉपुलेशन जितनी ही ज्यादा होती है उतना उसके रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, उतनी ही उस सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया हैज 640,867 villages according to the census 2011, out of which 597,608% are inhabited villages। ठीक है, ये बिल्कुल सही डेटा सही है ये बिल्कुल, कि हमारे इंडिया में इतने विलेजेस हैं और इतने इनहैबिटेड हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। हमारे इंडिया में जो रूरल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी रूरल पॉपुलेशन हमारे इंडिया में सब स्टेट्स में एक जैसी है। बताओ भाई क्या सही है या क्या गलत है, और अगर गलत है तो क्या गलत है और उसकी जगह क्या सही होना चाहिए? बताओ क्या जाएगा करेक्ट आंसर? ऊपर डेटा सही है, मैं आपको आपकी हेल्प के लिए बता रही हूँ। ऊपर का जो डेटा दिया हुआ है बिल्कुल सही है कि हमारे इंडिया में इतने ही विलेजेस है और इतने जो है वो इनहैबिटेड है। और मैंने आपको बताया भी था इनहैबिटेड इसलिए क्योंकि कई बार वो लोग थोड़े टाइम के लिए माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है ना, डिजास्टर आ गई या काम नहीं है तो वो हो जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए शिफ्टिंग कर जाते हैं। तो बताओ कि और रूरल पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे देश में एक जैसा है, अनइवन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा है बिल्कुल। तो इज इट ट्रू? क्या सही है ये असर्शन? तो ठीक है ये, लेकिन रीजन गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? रीजन क्यों गलत है आर? क्योंकि यूनिफॉर्म तो है ही नहीं। तो यहां पे क्या आना चाहिए? नॉट यूनिफॉर्म या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या आना चाहिए? नॉट यूनिफॉर्म। रूरल पॉपुलेशन क्या पूरे सभी जगह पे एक जैसी है? याद आया आपको बताया था सिक्किम और उधर देखोगे बिहार में वहां पे रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है। गोवा और महाराष्ट्र में देखोगे वहां अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है। याद है मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसी तरीके से यूटीज में देखोगे सारी यूटीज को छोड़कर दादरा नागर हवेली में रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, वरना बाकी यूटीज में अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है। तो क्या रूरल पॉपुलेशन सभी जगह एक जैसी है? कहीं जगह ज्यादा कहीं जगह कम। तो दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन। तो सभी जगहों पर एक जैसी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इज बिलीव्ड टू बी नेचुरल एंड बायोलॉजिकल। कह रहा है सोसाइटी के अंदर जो ये हम डिवीजन करते हैं मेल का फीमेल का, ठीक है, ये ट्रांसजेंडर का, ये नेचुरल होता है और बायोलॉजिकल होता है। आपको याद है ना मैंने आपको बताया था एक होता है नेचुरल डिफरेंस या बायोलॉजिकल डिफरेंस और एक होता है सोशल डिफरेंस। क्लियर? तो कह रहा है ये जो मैन होना वुमेन होना ट्रांसजेंडर होना ये नेचुरल या बायोलॉजिकल डिफरेंस है। रीजन क्या है? बट इन रियलिटी देयर आर economical constructs and roles assigned to individual which are reinforced by economic institutions। कह रहा है लेकिन कुछ हमारे इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्ट्स या रोल्स होते हैं जो पर्टिकुलर हम इंडिविजुअल्स को ही दे देते हैं और उसकी वजह से वो इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस, और ये रोल्स देने वाले होते कौन है? इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो बताइए ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये भी थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने का है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें भी चीजें थोड़ी सी आपको सोचनी पड़ेंगी, ठीक है? क्लियर? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। असर्शन तो देखो ठीक लग रहा है ना, कि भाई नेचुरली बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है कि कोई मेल पैदा हुआ है, फीमेल पैदा हुआ है, ट्रांसजेंडर पैदा हुआ है, ठीक है, ये तो बायोलॉजिकल है, ऑफ कोर्स नेचुरल है। लेकिन यहां पे बताओ, और अभी मैंने हिंट दिया था इसी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, सोशल डिफरेंसेस होते हैं जो हम ये क्रिएट करते हैं, तब वो जेंडर बन जाता है, जेंडर कंस्ट्रक्शन बन जाता है कि जब हम बोल देते हैं कि नहीं ये लड़का काम लड़का ही करेगा, ये काम लड़की ही करेगी, तो ये कोई इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन नहीं होता, ये क्या होता है? जेंडर होता है, सोशल होता है। सोसाइटी के लोग जो होते हैं वो ये चीजें
बोल देते हैं कि भाई ये काम तो ये लड़का ही कर सकता है ना। तो यहाँ पे आपकी असर्शन तो ठीक है बट रीजनिंग गलत है। यहाँ इकोनॉमिकल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, सोशल आना चाहिए। सेम यहाँ पे भी सोशल आना चाहिए। आप देखो ना, अब ठीक है ये पढ़ो। बट इन रियलिटी देयर आर सोशल कंस्ट्रक्ट, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है ना जेंडर, एंड रोल्स असाइन्ड टू इंडिविजुअल्स विच आर रीइंफोर्स्ड बाय सोशल इंस्टीट्यूशन, कि हमारी सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ही क्या करते हैं, सोसाइटी में लोगों को, इंडिविजुअल्स को रोल्स असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर आपका जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर तो फॉल्स है ना, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ, द नंबर ऑफ, ओके ध्यान से सुना है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, मेन ग्रुप्स, मार्जिनल ग्रुप्स, वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। कह रहे हैं इकोनॉमिक स्टेटस के बिहाफ पर हमारी पॉपुलेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक मार्जिनल होते हैं, एक मेन वर्कर्स होते हैं और एक नॉन वर्कर्स होते हैं। द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर is relatively high in primary sector, though in recent years there has been some improvement in work participation of women in secondary tertiary sector। कह रहा है प्राइमरी सेक्टर में ना विमेन ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। हाँ, हालांकि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि प्राइमरी सेक्टर के साथ साथ सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में भी विमेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है। ठीक है, तो और इकोनॉमिक स्टेटस पर हमारे वर्कर्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, आपके मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स और नॉन वर्कर्स। तो बताइए क्या जाएगा करेक्ट आंसर? ठीक है, और कह रहा है कि जो विमेन्स होती हैं, रीजनिंग में ये बोल रहा है कि जो फीमेल होती हैं वो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। हाँ, पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो टर्शरी में भी इन्वॉल्वमेंट आई है फीमेल्स की और सेकेंडरी में भी इन्वॉल्वमेंट आई है। तो बताओ, बात तो दोनों ही सही है। बात फर्स्ट भी सही है, फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। पढ़ाई है आप लोगों ने, इकोनॉमिक स्टेटस के भी यहाँ पर वर्कर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, है ना। क्यों बताया था ना, मेन वर्कर्स वो होते हैं जो एटलीस्ट 1 साल में, याद है बताया था मैंने आपको, मेन वर्कर्स कौन से होते हैं? मेन वर्कर्स जो एटलीस्ट 183 डेज या 6 मंथ से ज्यादा का काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके मार्जिनल कौन होते हैं? मार्जिनल होते हैं जो लेस देन 183 डेज का काम करते हैं। और नॉन वर्कर्स वो होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, डोंट वर्क, जो काम करना ही नहीं चाहते। बताया था ना आपको मैंने। ठीक है, ये बात तो ठीक है। और फीमेल वाली बात भी सही है, लेकिन वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है सही, क्योंकि वो इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर रहा है और यहाँ पे वो वुमेन्स की बात कर रहा है, मार्जिनल वर्कर्स की बात नहीं कर रहा ना। तो बोथ, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, ए भी सही है, बी भी सही है, मतलब असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, लेकिन रीजनिंग ना उसके रीजन को वैलिडेट नहीं कर पा रही, कनेक्टिविटी नहीं है उसकी असर्शन से। देखो मैं ना यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में ना अधिकतर बच्चों को दिक्कत आती है। सॉल्व पता कैसे देखा करो, क्या ये जो रीजन है असर्शन को कनेक्ट कर रहा है किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से अगर वो कनेक्ट कर पा रहा होगा ना तभी वो उसका करेक्ट रीजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे वर्कर्स की, यहाँ पे बात आ गई है फीमेल्स की, और वो भी किसकी बात कर रहा है? प्राइमरी टर्शरी की। कनेक्टिविटी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा कहीं भी फीमेल्स की या किसी भी सेक्टर की बात करी है, टर्शरी सेक्टर या कुछ सूच की नहीं करी ना, तो बात दोनों सही है लेकिन इसकी इससे कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या बोला है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीजें आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आप ध्यान दोगे। आप लोगों को मैंने क्या बताया था? आप लोगों को मैंने बताया था ना कि हम लोगों को स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, बताया था ना आपको मैंने। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे कि हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, एक पैसेज होगा और उस पैसेज के बिहाफ पे 4-5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर पैसेज में से नहीं होंगे, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी। आप ये बात ध्यान रख के चलना, CUET में पहले ही मैं आपको बता के चल रही हूं, CUET के अंदर जो है आपके डायरेक्ट पैसेज में से आंसर नहीं होंगे। आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप 12th पास कर चुके हो उस एग्जामिनर के लिए।
ठीक है, तो यानी आप एक तरीके से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो गए। तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करके चलेगा, हाँ वो 6-7 क्लास के बच्चे ढूंढते हैं आजकल, तो 6-7 क्लास के बच्चों के पैसेज के आंसर भी डायरेक्ट पैसेज में से नहीं होते, एक आधा आंसर अलग होता है। तो आप तो 12th क्रॉस स्टूडेंट हो, तो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि वो डायरेक्ट आंसर आपको यहां से दे। हाँ, आंसर बुक में से होगा, उस चैप्टर में से होगा, उस पैसेज से नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। बुक में से जरूर मिलेगा, ये 101% ट्रू है, लेकिन बुक में से उस चैप्टर में से मिलेगा, ये 100% ट्रू है, लेकिन पैसेज में से नहीं होगा, ये ध्यान रखना। चलो पढ़े एक बार। अब होगा क्या ना, देखो बार बार मैं क्या करूंगी, बार बार जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगी ना, अब आपको पता है, देखो एक चीज मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, पूरा पैसेज और उसके साथ क्वेश्चन मैं नहीं लगा सकती। रीजन क्या है, खिचड़ हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, विजिबिलिटी नहीं रहेगी। तो मैं क्या करूंगी, जब भी क्वेश्चन पूछूंगी, क्वेश्चन पूछने के बाद मैं दोबारा से पैसेज वाली स्लाइड लगा दूंगी, सो दैट आपको दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, चलो पहले ना पैसेज पढ़ लेते हैं। कह रहे ड्यूरिंग 2001 and 11 द ग्रोथ rate of almost all states and union territories has registered a lower figure compared to previous decade, namely 1991-2001. The percentage decadal growth rates of 6 most populous state जो है वो ये है, ठीक है, compared to the following being the lowest of growth rate, lowest for Andhra Pradesh and the highest for Maharashtra. An important aspect of population growth in India, the growth of its adolescents. मतलब हमारी population growth का जो मेजर जो पार्ट है वो adolescents है। adolescents जो होते हैं वो आपका 10 से 19 ईयर्स होता है, ठीक है। adolescents की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। इज अबाउट 20.9%, हमारे इंडिया में ही कितने हैं, 20.9% है, जिसमें मेल adolescents 52.7 है और फीमेल 47.3 है। adolescent population दो रिगार्डेड एज द यूथफुल पॉपुलेशन having high potential but at the same time they are quite vulnerable। मतलब ये जो youthful population है ये बहुत energetic है, लेकिन same time पर ये vulnerable भी है अगर इनको ढंग से गाइड ना किया जाए तो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया पैसेज, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नहीं है पैसेज में से, लेकिन क्लास में डिस्कस किया हुआ है। What is India's annual growth rate? बताओ भाई, इंडिया की, देखो अब आप एक बात नोटिस करो, पहले सुनो, ये चैप्टर के, ये पैसेज किसके बारे में है, ग्रोथ रेट के बारे में है ना। डायरेक्ट नहीं देगा आपसे, परसेंटेज नहीं पूछेगा आपसे, ये देखेगा, देखो ऐसे बनाता है एग्जामिनर क्वेश्चन, उसने ये देखा कि ये पैसेज जो है ग्रोथ रेट के बारे में है, वो आपसे जानने की कोशिश करेगा कि अगर ग्रोथ रेट के बारे में है तो एटलीस्ट उसको पता तो होना चाहिए ना कि ग्रोथ रेट अभी एट प्रेजेंट इंडिया की क्या है। समझ आ रही है बात? तो ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, और जो कि आपकी बुक में भी दी हुई है ना, तो इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। व्हाट इज इंडियाज एनुअल ग्रोथ रेट एज पर सेंसस 2011? 2011 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है? 2.2%, 1.34%, 1.64% या 2.9%? बताओ भाई क्या जाएगा करेक्ट आंसर। अभी एट प्रेजेंट इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है? 2.2, 1.34, 1.64 या 2.9? 1.64%। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 1.64%। और ये जो 2.2% थी, ये कौन से फेज में थी? थर्ड फेज में थी, याद है ना, जब एक्सप्लोजन हुआ था। क्लियर? अभी कितनी है? 1.64 है, 64 है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट्स ऑफ इंडिया शोड अ डिकेडल हाई ग्रोथ रेट 20 to 25%? कह रहा कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे आपको ग्रोथ रेट 20 से 25% से भी ज्यादा मिली है। अगेन आप देख पा रहे होगे यहां पे नहीं है, इसका आंसर नहीं है ना 20 to 25% से ज्यादा। लेकिन हाँ, ये पैसेज जिस पेज पे दिया हुआ है ना, बुक देखना एनसीईआरटी खोल के, ये पैसेज जिस पेज पे दिया हुआ है उस पेज पे ये पर्टिकुलरली बात लिखी गई है। इनफैक्ट हम लोगों ने जब डिस्क्रिप्शन वाला लेक्चर किया था उसमें भी मैंने आपको बताई थी कि हमारे इंडिया की नॉर्थ वेस्ट बेल्ट ऐसी है जहां पर ग्रोथ रेट 20 to 25% तक रही है। क्लियर? तो अब तो मैंने हिंट भी दे दिया। आंसर बताओ क्या जाना चाहिए करेक्ट आंसर? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। नेक्स्ट केरला, क्योंकि मैंने आपको नॉर्थ वेस्ट बेल्ट बोला है, ध्यान से समझ, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट बेल्ट दोनों। केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है? मैंने आपको नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट बेल्ट बोला है, तो सदर्न बेल्ट हो गई। अगेन ये नहीं हो सकता, अगेन ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें से दोनों जो है वो क्या है? सदर्न बेल्ट के हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। क्लियर? तो मैंने आपको क्या बोला, आपको डायरेक्ट पैसेज से नहीं देगा क्वेश्चन, आपको वो पैसेज जिस पेज पे दे रखा होगा ना, या जिस चैप्टर से वो होगा वहां से देगा। ये बात आप ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बोल रही हूं। कहीं तुम सोचो कि मैम पैसेज वाले क्वेश्चन तो एक भी नहीं है पैसेज में से, 1-2 क्वेश्चन पैसेज से मिलेंगे, बाकी 2 से 3 क्वेश्चन आपके उस पैसेज से नहीं होंगे। ये बात आप ध्यान रखना।
क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Why the adolescent age group is vulnerable? देखो उसने ना एक बात बोली थी लास्ट पैसेज की लास्ट लाइन में, कह रहा है कि ये जो एडोलेसेंट्स जो पॉपुलेशन है ना, ये जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, क्लियर, ये हमारे इंडिया में यूथफुल पॉपुलेशन तो है, लेकिन साथ ही साथ जो है यूथफुल पॉपुलेशन तो है, साथ ही साथ जो है एट द सेम टाइम ये वल्नरेबल भी है। ठीक है, वल्नरेबल क्यों है? अगर इनको गाइड या चैनलाइज नहीं किया गया, मतलब ये है कि अगर इनको सही से गाइडेंस नहीं दी गई तो ये जो एज ग्रुप जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, उनका पोटेंशियल बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला है यहां पे, जबकि इसका आंसर इस पैसेज के लास्ट में दिया है, मतलब यहां पे नहीं, बुक के अंदर दिया हुआ है। तो जरा आप देख के बता ही दोगे, बताओ, क्योंकि उनकी ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुई है, मतलब ये जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप की ग्रोथ रेट कम है। दूसरा, इनका पोटेंशियल जो है चैनलाइज हो चुका है प्रॉपर, पोटेंशियल चैनलाइज हो चुका है प्रॉपर, इसीलिए वल्नरेबल है, या उनका ग्रोथ पैटर्न बहुत वेरिएंट है, या बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस एज ग्रुप में। अब तो समझ आओगे, सीधा एनसीईआरटी की लाइन उठा रखी है, बहुत ही इजी है, बहुत सारे क्या है, चैलेंजेस हैं, बताया था ना, चैलेंजेस हैं इस एज ग्रुप में। इस एज ग्रुप में चैलेंजेस होते हैं, अगर उन चैलेंजेस को हम ओवरकम कर जाते हैं, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम कौन से चैलेंजेस, अगला क्वेश्चन वही है, इसलिए नहीं बताने वाली कौन सा चैलेंजेस। ठीक है, तो अगर आपको पता हो, अगर इस एज ग्रुप का 10 से 19 साल की एज ग्रुप होती है, कहते हैं ना यही जो टाइम होता है बच्चों के, ये देखो जनरल, मैं अपनी नहीं बता रही, जनरल इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ, कि बोलते हैं यही जो टाइम होता है वो बच्चों का बिगड़ने का भी होता है और संवरने का भी होता है। अगर उनकी कंपनी सही रहती है या उनके पेरेंट्स रिलेशन बड़े अच्छे रहते हैं, कई बार क्योंकि इस एज ग्रुप में ना पेरेंट्स फिर पेरेंट्स नहीं रहते हैं, वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो अगर उनके रिलेशन कूल रह जाते हैं, ठीक है, तो वही बच्चे अपने करियर को लेकर गाइडेड हो जाते हैं। अदरवाइज वही एज ग्रुप के बच्चे गलत कंपनी में या गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पूरे करियर को या पूरे लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं। ऐसा बोला जाता है ना, वो इसी वजह से ही बोला जाता है, क्योंकि चैलेंजेस है इस एज ग्रुप में, बहुत ज्यादा इमोशनल चेंजेस आते हैं, आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, आपके फिजिकल चेंजेस आते हैं, आपका बहुत सारे चेंजेस इसी एज ग्रुप के अंदर आते हैं, 10 से 19 साल के। तो ये एज ग्रुप बड़ा ही पोटेंशियल वाला भी है, बड़ा रिस्की भी है पेरेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं जो इस एज ग्रुप के बच्चे फेस करते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी और ग्रोथ का चैलेंज, मैरिज का, मतलब अर्ली जो मैरिज हो जाती है वो, इलिटरेसी, स्पेशली फीमेल इलिटरेसी, स्कूल ड्रॉप आउट्स, या ट्राइब्स का, लैंग्वेज का कोई चैलेंज वो फेस करते हैं, रिलीजन का चैलेंज फेस करते हैं, नन ऑफ द अबव। इजी है, देखते ही बता दोगे। क्या जाएगा करेक्ट आंसर? उनके जो चैलेंजेस होते हैं वो कौन से होते हैं? वो आपके यही होते हैं कि उनकी इलिटरेसी होती है, स्पेशली फीमेल इलिटरेसी होती है, स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, याद है जुवेनाइल क्राइम मैंने आपको बताया था, एड्स, HIV, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये जो चैलेंजेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं इस एज ग्रुप के बच्चों में, 10 to 19। नेक्स्ट, विच ऑफ द इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू चैनलाइज यूथ पोटेंशियल? कह रहे हैं यूथ के पोटेंशियल को चैनलाइज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन सा स्टेप उठाया है? फर्स्ट, जनधन योजना, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट, नेशनल पॉलिसी फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, नन ऑफ द अबव। बताओ भाई, जनधन योजना अपनाई है हमारी गवर्नमेंट ने, या नेशनल पॉलिसी बनाई है उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, या फिर वो कुछ भी एक छोटे एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर सके, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई है? नन ऑफ द अबव। इजी है वैसे तो, जनधन योजना तो पता ही होगा, जीरो बैलेंस खाते में जो वो खाता खुलवाने वाला था, तो वो तो यूथ से कनेक्टेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ये अभी आपकी बुक में ही दिया हुआ है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या? तो करेक्ट आंसर क्या है? हमारी गवर्नमेंट ने यूथ के टैलेंट को चैनलाइज करने के लिए, उनके पोटेंशियल को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, उनकी कैपेबिलिटी को इनहांस करने के लिए स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी बनाई है, और इसी पॉलिसी के अंडर बहुत सारे डोमेन सेंटर्स भी खोले हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक तो ना मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चंस बिल्कुल सही लगे आपको, इसी तरीके के क्वेश्चंस की ही आपको नीड है, या इसमें कुछ और भी ऐड ऑन होना चाहिए। आपके सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। आप ये मत सोचना मैम रिप्लाई नहीं करती सजेशंस पे, बट मैं आपके सारे सजेशंस पढ़ती हूँ, जो भी आप कमेंट्स में भेजते हो मैं सब रीड करती हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने ही बोला हुआ था मैम MCQ बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, तो देखो मैंने उस के ऊपर काम किया, क्योंकि हमारा काम ही क्या है,
आपको हेल्प करना, आपका एग्जाम क्लियर हो, दिस इज द ओनली थिंग वी वांट। क्लियर, यही सारी चीज है जो हम चाहते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी और सजेशन हो तो आप लोग मेरे को बताइएगा। और इसके अलावा जो है जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूं या मैं जो भी आपका होमवर्क के लिए देती हूं उसको जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।